दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सौरभ राठी और डॉक्टर स्वरूप वर्मा जी, जो कि संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर आपकी प्रैक्टिस शुरू है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खासतौर पर स्वरूप वर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ये जो कोविड क्राइसिस को देखते हुए पर्टिकुलरली आज की स्थिति में आपके यहाँ पर ये संजीवनी हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल है, क्या उसकी पोजीशन है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, देखिए हम लोग संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नियर अबाउट 20 से 22 बेड की जो कैपेसिटी है वो रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे ही बेड्स फुल हैं हमारे पास में। ये जितना भी कोविड में क्राइसिस चल रहा है, फिलहाल फिर भी कुछ जगह बन पा रही है। अभी फिलहाल क्राइसिस ज़रा सा कम हुआ है, हर जगह रिकवरी रेट काफ़ी जगह थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो अपने पास में भी 20 बेड की ऑक्यूपेंसी है। वर्मा सर, आप क्या कहोगे कि जब ऐसा वक्त आया था जब पीक पे था ये कोरोना, और उस समय ऑक्सीजन का क्राइसिस था, रेमडेसिविर इंजेक्शंस का भी क्राइसिस था, इस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। ऐसे समय में जब कोविड का बहुत प्रेशर था आपके तरफ और काफ़ी सीरियस पेशेंट्स भी आते थे, उस समय आप लोगों ने किस तरह का टैकल किया, उस बारे में बताइए। देखिए, जिस समय ये बहुत पीक पर था कोविड का इन्फेक्शन, बहुत सारे केसेस पर डे आ रहे थे, बेड्स ऑलमोस्ट फुल थे, उस समय भी हमको एक्स्ट्रा बेड की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। साथ ही साथ ऑक्सीजन के क्राइसिस इतने ज़्यादा थे कि लिटरली 10 बार हमको ऑक्सीजन लाने के लिए हमारे स्टाफ को, हमारे यहाँ की गाड़ी को भेजना पड़ता था। तब जाके कहीं 4 बार जब जाते थे, तब जाके कहीं हार्डली 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर ऐसा मिल पाते थे। हम लोग इतना परेशान हो जाते थे, हम लोग इतना स्ट्रेस में थे उस समय कि पेशेंट को अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। हमारे ऊपर इतनी पेशेंट लोगों की जिम्मेदारियां हैं, उनके रिलेटिव्स हमसे 10 सवाल करते थे कि हमारे पेशेंट को बराबर ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की, जी जान लगा के। आधी आधी रात को भी हमने गाड़ियाँ हमारी भेजी हुई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। और इसमें एक हमारी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम दिन में 3 बार राउंड लेते थे। तो 3 बार राउंड लेने से क्या होता है कि रात का जो राउंड था वो बड़ा क्रूशियल रहता था हमारा, और हर राउंड में हमने ऑक्सीजन सेविंग स्ट्रेटेजीज फॉलो की। हम पेशेंट को पहले से ऐसे, मतलब हमारा एक रिजर्वायर बैग के साथ में ऑक्सीजनेशन रहता है, हम पहले से पेशेंट को उसके लिए उस पे रखते थे ताकि ऑक्सीजन रिजर्व हो सके। पेशेंट बहुत सी बार क्या है, ऑक्सीजन निकाल करके खाना खाता है, तो वो ऑक्सीजन हम उसे एहसास दिलाते थे कि वो ऑक्सीजन जो वो वेस्ट कर रहा है वो किसी की जान बचा सकती है। तो हमने पेशेंट को मोटिवेट किया, पेशेंट को हमने समझाया कि ऑक्सीजन को आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि हमें पता था कि 24 घंटे हम एक पेशेंट के बाजू में तो खड़े रह नहीं सकते। जिनको जरूरी है उनको बराबर ऑक्सीजन दिया, जिनको जरूरी नहीं है हमने उसके कट ऑफ्स देख करके, पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस देख करके उसको टेपरिंग डोज पे लाया, और बहुत ही साइंटिफिकली क्लिनिकली मैच करके, कोरिलेट करके पूरा ऑक्सीजन हमने बहुत ज़्यादा रिजर्व किया था। सिर्फ आईसीयू के पेशेंट्स जो रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उधर डाइवर्ट किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टाफ। हमारे स्टाफ वेयर ऑन टोज ऑन 24/7। उन्होंने कंप्लीटली पेशेंट को देखना, कौन सा पेशेंट ऑक्सीजन नीडी है और कौन सा पेशेंट ऑक्सीजन नीडी नहीं है, उनको सेग्रीगेट करना। और हमारा जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर विजय, तो ये 24/7 ही वाज आफ्टर सिलेंडर्स। मैंने इनको देखा है रात के 4-4 बजे 5-5 बजे एज अ डॉक्टर ही वाज स्टैंडिंग देयर इन द ऑक्सीजन फैक्ट्री फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इवन उसके बावजूद भी सिलेंडर्स पूरे नहीं मिल पाते थे, यानी हम लोग को इतना क्राइसिस फेस करना पड़ा, बहुत क्राइसिस। सौरभ राठी, हम इस संदर्भ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब पेशेंट बहुत इमरजेंसी में आ रहे थे और पूरे हॉस्पिटल्स फुल रहते थे। उस समय डॉक्टर उनको ये बोलता था पेशेंट्स को, यदि आप ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि 4 आप लेके आते होंगे तो मैं एडमिशन लेता हूँ। ऐसा भी एक दौर आया था। ऐसा एक दौर आया था, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है, हर डॉक्टर अपने पेशेंट को खोना नहीं चाहता। मेरे पास में अगर पेशेंट आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पेशेंट मेरे पर फेथ रख कर आता है कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर अपने को ठीक करके भेजेगा। और उस वक्त अगर मैं पेशेंट को जस्ट लेने के लिए ले लूँ और फिर मेरे पास में उसके लिए रेमडेसिविर ना रहे, उसके लिए ऑक्सीजन ना रहे, रेमडेसिविर एक
साइंटिफिकली अभी हमारे कुछ पेपर्स ऐसे आ रहे हैं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज एंड इट इज़ नॉट लाइक कि रेमडेसिविर दे दिया और काम खत्म हो गया। रेमडेसिविर ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि जो मैंडेटरी है कि दिया नहीं तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। ये कोई मतलब रेमडेसिविर सिर्फ हाइप एक ज़्यादा हुई है रेमडेसिविर के नाम पे, और वो हाइप का बहुत सारे लोगों ने, मेरे को बहुत खराब लगता है ये चीज कि उसका बहुत मिसयूज भी हुआ है, बहुत मिसयूज हुआ है। एंटीड्रग्स के रूप में जैसे कि रेमडेसिविर भी यूज गिर रहा था, इसके बावजूद काफी स्टेरॉइड्स का भी यूज किया गया। ये रेमडेसिविर नाम का क्या रहता है ना, यहाँ पे लोग डर करते हैं, डर पैदा करते हैं लोगों के बीच में। उनका ऑक्सीजन लेवल 95 है तो लोगों को डर पैदा करते हैं कि आपको रेमडेसिविर लगाना चाहिए। ये गलत है, जो हुआ वो गलत था। उन लोगों को एक्चुअली हमने कितने सारे पेशेंट को, मैं है डॉक्टर स्वरूप वर्मा, हम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिशनर है, हमने कितने ही पेशेंट्स को अनगिनत, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता, हमने सिर्फ ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट पे ही कुछ सिंपल मैनुअल्स जैसे प्रोन पोजीशन हो गया और सांस के कुछ मैनुअल्स होते हैं, कुछ सांस के कुछ मैनुअल्स होते हैं, एक्सरसाइज बताते थे हम लोग, घर में ही उन्हें निकाल दिया। तो सर आप क्या कहोगे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब सडनली आपके लाख एफर्ट्स करने के बाद में सडनली इसका डिमाइस हो गया, तो डायरेक्ट उनके जो रिलेटिव्स रहते थे डायरेक्ट आप लोगों पर आरोप करते थे कि भैया नहीं, देखो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ, बिल्कुल हम हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली अपने साथ में ऐसा नहीं हुआ। कैसा है कि अगर डिमाइस भी हो रहा है तो हम जितना उनके ऊपर एफर्ट्स ले रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, वो भी पेशेंट के रिलेटिव्स को दिखता था कि डॉक्टर साहब रात भर खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ ना कुछ मैनुअल्स कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी मशीनें चल रही हैं, सब कर रहे हैं, दवाइयों में चेंजेस कर रहे हैं, रात भर हमारे जो स्टाफ है वो भाग के ऑक्सीजन ला रहे हैं, दवाइयों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये सब भी उनको दिखता था। और हर चीज एक्सप्लेन रहती है, पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी रहती है। लिटरली हम लोग कभी कभी कैमरा से, वीडियो कॉल से भी पेशेंट को दिखा देते हैं कि देखिए आपके मरीज की यही हालत है, और नाम लिखा जाता है उनका, पेशेंट का, और उनके हाथ में दिया जाता है, पेशेंट के हाथ में। वायल भी वापस कर देते क्या? वो वायल पूरे हमारे पास में प्रिजर्व रखते हैं हम लोग, उसके बैच नंबर्स वगैरह सब प्रिजर्व वायल्स और उसके रैपर्स के साथ में। तो वो वायल्स हम पेशेंट को देते हैं, बोलते हैं ये आपका रेमडेसिविर है, ये आज आपको लगना है। तो वो पेशेंट सिस्टर को देता है, सिस्टर उसके सामने वो वायल बना करके उसको इंजेक्शन इसमें डालती है और इंजेक्शन चालू करती है। वर्मा सर आप मुझे ये बताइए कि आपके एफर्ट से जो पेशेंट अब तक जो रिकवर हो चुके हैं, जो सकुशल अपने घर गए, ऐसे पेशेंट में देखा कि कोरोना से जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे पेशेंट है, उसे म्यूकोरमाइसिस के कुछ प्रॉब्लम्स अभी शुरू हो गए, इवन फाइब्रोसिस इन्फेक्शंस के भी फॉल्ट आ रहे हैं, तो उनका आगे चल के भविष्य में रिहेबिलिटेशन किस तरह करोगे, उस बारे में बताइए। देखिए अब तक हमारे सेंटर से ऐसा कोई केस अब तक हमारे पास आया नहीं है कि जिसको घर जाने के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस जैसी कोई दिक्कत आई। हाँ, लेकिन हमने ऑब्वियसली बाकी जगह भी देखा है, बाकी जगह भी सुना है, पढ़ा है कि म्यूकोरमाइकोसिस की केसेस आ रही हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब पेशेंट यहाँ से भी रिकवरी होते हुए जाता है, मान लो हमारे यहाँ पेशेंट 10 दिन यहाँ पर ट्रीटमेंट किसी का शुरू है, हम लोग हमारे स्ट्रैटेजीज में कुछ 5वें-6वें दिन से हम लोग कुछ दवाइयाँ ऐसे जोड़ देते हैं कि ये चीज़ प्रिवेंट हो। फिर जब डिस्चार्ज होता है तब भी हम 5वें-6वें दिन से पेशेंट को डेली पूछते हैं, आपको हेडेक तो नहीं है, आपको चेहरे पे कुछ दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछते रहते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो हम जल्दी इसको पकड़ लें, जल्दी से हम लोग सिटी स्कैन कर लें, जल्दी से जाँचें कर लें और इसको भी हम ना बढ़ने दें। ये एक स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। सर जितने पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, हाँ, उसके कंपैरिजन में देखा गया तो रिकवरी रेट क्या होगा उस बारे में बताइए, रिकवरी परसेंटेज क्या है? तो रिकवरी परसेंटेज जो है हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% तक रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ पेशेंट्स तो आते ही इतनी सीरियस है कि भैया 22 का स्कोर, 23 का स्कोर, 24 का स्कोर, इतना जब निमोनिया का स्कोर लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ मॉर्टेलिटी वगैरह तो होती ही है ना। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि एक ऐसी चर्चा चल रही है मीडिया में भी, आम लोगों में भी यही चर्चा चल रही है कि जो थर्ड वेव आने के काफ़ी गुंजाइश है, उसमें सबसे ज़्यादा हम पर बच्चे होंगे, तो उसके लिए आगे चल के लिए आप लोगों की क्या तैयारी रहेंगी, उस बारे में आपकी कुछ रणनीति है, स्ट्रेटेजीज है, उस बारे में बताइए।
एक्चुअली इसके बारे में स्ट्रेटेजीज हमारे हॉस्पिटल पर से तो हमने बस यही स्ट्रेटेजी रखी है कि हमारे स्टाफ को हम पहले से कुछ एजुकेशन करें। एजुकेशन इन द सेंस कि उनको पेशेंट जब आता है तो उन्हें प्रिलिमिनरी क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या उनको करना है, दे शुड बी प्रॉपरली, मतलब उनको सब कुछ पता रहे कि उन्हें करना क्या है। बिकॉज सेकेंड वेव जो हमें हिट की थी तो हमने बहुत ही मतलब ताड़ाफोड़ी में सब सेटअप चालू किया था और इट वाज लाइक एकदम ऐसा पीक था वो। तो स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह वो सब का टाइम ही नहीं था, बस हमने स्टार्ट किया, पेशेंट आने चालू हो गए, दूसरे दिन से हॉस्पिटल भर गया, तो स्टाफ को कुछ सांस लेने की भी टाइम नहीं मिला। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उन्हें एजुकेट किया, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते गई, बट अभी हमारे पास में टाइम है तो अब हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आपको क्या करना है, ऑक्सीजन कैसे मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन कब आया तो कम करना है। और अभी हमारे पास में कुछ स्टडीज़ जो हमारे जो इंटेंसिव केयर वाले जो करते रहते हैं, हमारी क्रिटिकल केयर सोसाइटी जो करते रहती है, उसमें हमारे कुछ स्टडीज़ होते रहते हैं हर हॉस्पिटल के, तो हम हर हॉस्पिटल के वो स्टडीज़ और स्ट्रेटेजीज़ को हम फॉलो करके कुछ ना कुछ उसमें से उठाते हैं और हम जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सेटअप पे, बिकॉज ये सेटअप तो थोड़ा सा हमारा रिसोर्स लिमिटेड सेटअप है, तो यहाँ पर हम क्या है ना प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा रख सकते हैं रादर देन बहुत ही हाई फाई मॉड्यूलर चीज़ें, एकदम वो चीज़ें हमारे सेटअप में पॉसिबल नहीं है। बट जो इनिशियल चीज़ें हैं जैसे मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, ये चीज़ें हम समझा सकते हैं। वर्मा सर, हम आपसे ये आप जानना चाहेंगे कि आपका जो ट्रेंड है डिक्लाइन हो गया पेशेंट्स कोरोना के, तो ऐसे में जो लोग और उसके ग्रस्त न हो कोरोना से, उसके कोई शिकार न हो, तो ऐसे जो लोगों में आज जो दिशा भूल हो रहा है, मिसगाइडेड हो रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको मालूम मास्क नहीं पहनते और सोशली ऐसे घूमते, विदाउट मास्क सैनिटाइज यूज नहीं करते, जो त्रिसूत्री पालन है इसको उपयोग नहीं करते, तो ऐसे जो जनमानस है, ऐसे जो लोग हैं, उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? सबसे पहला मैसेज तो यही है कि घर पे रहें, जरूरत पड़ने पर ही निकलें। बहुत ज़्यादा अगर अति आवश्यक काम है आपको, बिल्कुल डेडलाइन कुछ काम है, तभी बाहर निकलें और डेफिनेटली हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग कंस्टेंटली करें। आज की तारीख में डिक्लाइन ट्रेंड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना मुक्त हो गए हम लोग। आज भी हमने देखा है रास्तों में लोग ग्रुप में इकट्ठा खड़े होकर बातें करते रहते हैं बिना मास्क पहने, वो सब गलत है। ट्रेंड डिक्लाइन हुआ इसका मतलब है हम कोरोना मुक्त नहीं है। आज भी हमको सारे हाइजीन, सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, हैंड सैनिटाइजेशन फ्रिक्वेंटली करना जरूरी है और बिना कोई वजह बाहर निकलना